Dear students, welcome to the today e-lecture of PBM Product and Brand Management Unit 4th Module 5th Branding Strategies and Brand Elements. Today we will discuss lecture number 36. In lecture number 36 we will discuss global branding. Before understanding global branding we will discuss व्हाट आर द रीजन्स फॉर गोइंग इंटरनेशनल। क्या कंपनी है वो एक अपने क्या रीजन है कि एक कंपनी है अपने डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। अगर आप आज की डेट में इंडिया में देखोगे नंबर ऑफ जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, नंबर ऑफ सक्सेसफुल जो कंपनीज हैं वो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो सोनी हो, टोयोटा हो, एलजी हो, मर्सिडीज हो, कोको कोला हो, पेप्सी हो, नेस्कैफे हो, और वो इंडिया में अपना सक्सेसफुली बिजनेस कर रही हैं। सैमसंग हो, तो इन कंपनीज को देखा देखी और कंपनीज हैं उनको भी ये हिम्मत मिल रही है कि वो अपनी कंट्री के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो इसके पीछे कुछ रीजन्स हो सकते हैं कि क्या रीजन है, क्या रेशनल है जो कि एक कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी बिजनेस करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो फर्स्ट क्या है, परसेप्शन ऑफ स्लो ग्रोथ एंड इंक्रीज कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट्स, कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के लिए डोमेस्टिक मार्केट में जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। हो सकता है प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पर आ गया हो, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अब आपको सर्वाइवल करने के लिए अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि बिलीफ कि ओवरसीज मार्केट है वो ग्रो कर रहा है और नंबर ऑफ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर है। जैसे इंडिया है डेवलपिंग कंट्री है, तो जैसे इंडिया में 1991 में एलपीजी हुई, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बाहर की कंपनीज को इंडिया में आने का चांस मिला, तो इंडिया की इकोनॉमी है उस टाइम पर इंक्रीज हो रही थी, लोगों के पास एबिलिटी टू बाई भी थी, विलिंगनेस टू बाई भी थी। तो जो डेवलपिंग कंट्री का मार्केट था वो ग्रोइंग मार्केट था, इस वजह से नंबर ऑफ एमएनसी हैं वो इंडिया में आई। नेक्स्ट क्या है, डिजायर टू रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सीधी सी बात है, अगर आप एक कंट्री में बिजनेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा, और अगर आप नंबर ऑफ कंट्रीज में बिजनेस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। तो जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नीड टू डाइवर्सिफाई रिस्क। अगर आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही बिजनेस कर रहे हो तो अगर वहाँ पर इकोनॉमी रिसेशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई, तो आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हो तो किसी कंट्री में इकोनॉमी है ग्रोथ में होगी, किसी कंट्री में इकोनॉमी है रिसेशन में होगी, कहीं डिप्रेशन में होगी, कहीं रिकवरी में होगी। तो आपस में एक कंट्री से अगर आपको लॉस हो रहा है तो दूसरी कंट्री से आपको प्रॉफिट हो जाएगा और आपकी जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ कस्टमर्स। आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन के इतने सारे मोड्स हैं कि कस्टमर है वो ग्लोबली ट्रैवल करते हैं, तो जो अपनी कंट्री में प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं वो दूसरी कंट्री में भी वही प्रोडक्ट चाहते हैं। जो अपनी कंट्री में कोको कोला पी रहा है वो दूसरी कंट्री में भी अगर कोको कोला मिलता है तो उसको परचेज करेगा। जो अपनी कंट्री में लिवाइस की जीन्स पहन रहा है वो दूसरी कंट्री में भी अगर लिवाइस की जीन्स मिल रही है तो उसे परचेज करेगा। तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें आप है ग्लोबल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए एक सेम प्रोडक्ट को आप बना सकते हो। जैसे जो लग्जरी गुड्स हैं, जैसे कि ज्वेलरी है, वॉचेज है, हैंडबैग्स हैं, लेकिन कई जगह आपको कंट्री के अकॉर्डिंग है अपने प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो सिंपल सी बात है, ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम का क्या मतलब है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रोडक्ट बनाओ, एक पैकेजिंग रखो, एक एडवर्टाइजमेंट रखो, एक प्राइजिंग रखो, एक डिस्ट्रीब्यूशन रखो, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन हो वो इफ़ेक्टिव हो और पूरा वर्ल्ड आपके लिए एक कंट्री बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं हो पाता है। तो कंपनीज हैं उनको अडॉप्शन करना पड़ता है, तो कंपनी को है स्टैंडर्डाइज भी रखना पड़ता है प्रोडक्ट, और कंट्री टू कंट्री उसमें क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। अब अपन पहले यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि अगर पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम रन करे, यानी कि अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज रखे, प्राइस स्टैंडर्डाइज रखे, प्रमोशन है, पैकेजिंग, तो उससे उसे क्या एडवांटेजेज होंगी और क्या डिसएडवांटेजेज होंगी। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, एडवांटेजेज ऑफ द
ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात, अगर पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रोडक्ट होगा तो आपका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल पर होगा और जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी। सेकंड क्या है, लोअरिंग मार्केटिंग कॉस्ट। अगर पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रोडक्ट होगा, एक पैकेजिंग होगी, एक जैसा एडवर्टाइजमेंट होगा, एक जैसा प्रमोशन होगा, तो जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो भी क्या होगी, लोअर होगी। नेक्स्ट क्या है, पावर एंड स्कोप। अगर पूरे वर्ल्ड में आप एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हो और हर कंट्री में आपके उस ब्रांड को लोग परचेज कर रहे हैं, तो जो ब्रांड की पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होगी, ब्रांड की क्वालिटी होगी। तो पूरे वर्ल्ड में आपका जो उस प्रोडक्ट है, आपके उस ब्रांड की है वो डोमिनेंस होगी। तो आपके पास पावर भी होगा और आपके पास स्कोप भी होगा कि आप उस ब्रांड के नाम से और एक्सटेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी इन ब्रांड इमेज। अगर आप ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम यूज करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन करते हो, तो पूरे वर्ल्ड में आपकी इमेज एक जैसी होगी। जैसे सोनी की पूरे वर्ल्ड में इमेज है, अच्छी पिक्चर क्वालिटी, अच्छी साउंड क्वालिटी की है। मर्सिडीज की पूरे वर्ल्ड में इमेज है, लग्जूरियस गाड़ियों के लिए है। BMW की पूरे वर्ल्ड में इमेज है, पावर और परफॉर्मेंस के लिए है। तो पूरे वर्ल्ड में आपकी जो इमेज है वो इमेज क्या होगी, एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्या है, एबिलिटी टू लीवरेज गुड आइडियाज क्विकली एंड एफिशिएंटली। सिंपल सी बात है, अगर आप ग्लोबलाइजेशन करोगे तो आपका जो है R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई अच्छा आइडिया होगा तो आप उस आइडिया को तुरंत है क्विकली है ग्रैब कर लोगे और तुरंत है अपने उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। तो आपका पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में प्रोडक्ट होने से, पूरे ग्लोबली प्रोडक्ट होने से आपका जो इनोवेशन की स्पीड है वो इनोवेशन की स्पीड क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। सिंपल सी बात है, पूरे वर्ल्ड में आप एक जैसा ही मैसेज क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। जैसे मास्टर कार्ड है वो पूरे वर्ल्ड में है प्राइसलेस कैंपेन, किसी भी कंट्री में हो वहाँ पर लोगों को है वो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक मनी के थ्रू पेमेंट हो रहा है। तो ग्लोबल ब्लॉकबस्टर हुआ वो उनका कोको कोला है, वो पूरे वर्ल्ड में ओपन हैप्पीनेस के नाम से अपनी मार्केटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा वो ब्रांड क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। एप्पल है, पूरे वर्ल्ड में सेम मैसेज देता है, थिंक डिफरेंट। तो उसकी जो प्रैक्टिस है पूरे वर्ल्ड में क्या है, यूनिफॉर्म है। अब नेक्स्ट आ जाएगा डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम, कि अगर पूरे वर्ल्ड में आप एक प्रोडक्ट रखते हो, एक प्राइस रखते हो और एक पैकेजिंग रखते हो, एक डिस्ट्रीब्यूशन रखते हो, एक प्रमोशन रखते हो, तो उसकी क्या डिसएडवांटेजेस होगी। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस होगी डिफरेंसेज इन कंज्यूमर नीड्स, वांट्स एंड यूजेज पैटर्न फॉर द प्रोडक्ट। हर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री में कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स, वांट्स, डिमांड्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो आप उसको एक सेम प्रोडक्ट के थ्रू है वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन है उनकी हाइट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जापानीज और चाइनीज़। तो अगर आप शूज़ बना रहे हो तो पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर का जूता नहीं बना सकते। अमेरिका में आपको 10 नंबर 11 नंबर के जूते शूज़ ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। आप अगर चाइना में है या जापान में बिजनेस कर रहे हो तो 5-6 नंबर के आपको शूज़ ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप है शेविंग हैंडल बना रहे हो, शेविंग रेजर बना रहे हो, तो उसका जो हैंडल है उसमें क्योंकि अमेरिकन यूरोपियंस के हैंड हैं वो लार्ज होते हैं तो आपको हैंडल का साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा, जबकि जापान, चाइनीज या एशियन में आपको हैंडल का साइज स्मॉल रखना पड़ेगा। तो हर कंट्री में नीड्स, वांट्स और यूजेज पैटर्न क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंसेस इन कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू ब्रांडिंग एलिमेंट्स। हर कंट्री की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग कल्चर होता है। तो जो ब्रांडिंग एलिमेंट्स है, लोगो, पंच लाइन, टैग लाइन, उन पर आप सेम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हो क्योंकि हर कंट्री में लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि है एक कार है वो फेरा है, वो इंट्रोड्यूस की थी जनरल मोटर ने, तो वो कार है स्पेन में फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हो गई? क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज में फेरा का मतलब अगली होता है, तो जहाँ पर अगली मतलब होगा भद्दा, बदसूरत, तो वहाँ पर कोई उस गाड़ी को परचेज नहीं करेगा। तो वो गाड़ी है फेरा है वो स्पेन में फ्लॉप हो गई। तो जो ब्रांड नेम है आप पूरे वर्ल्ड में अगर एक जैसा रखोगे तो दूसरी कंट्री में, दूसरी लैंग्वेज में उसका मीनिंग क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये एक क्या आएगी, आपको ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंसेस इन कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज टू मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट। मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन,
कई कंट्रीज हैं, वो कई कंट्री प्राइस सेंसिटिव होती हैं, कई कंट्रीज प्राइस सेंसिटिव नहीं होती। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें प्राइस सेंसिटिविटी होती है, तो वो ऑफर्स डिस्काउंट्स इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें कस्टमर्स की इतनी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी नहीं होती, तो वो लग्जरी फीचर कंफर्ट्स इन पर ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। दूसरा क्या है, प्रमोशन। हर कंट्री में प्रमोशन है, उसका मेथड अलग अलग होता है। आप जापान में अगर प्रमोशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ऐड में ज़्यादा है, आप हार्डनेस नहीं दिखा सकते। आप जो पर्सनल सेलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा आप कस्टमर के पीछे नहीं पड़ोगे, वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, टोन का ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि यूएस ऐड हैं वो क्या है, प्रोडक्ट में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहती हैं, वो फोर्सफुल होती हैं। इसी तरीके से जो पर्सनल सेलिंग है उसमें पर्सनल सेलिंग में वहाँ फोर्सफुल सेलिंग की जाती है। तो प्राइस सेंसिटिविटी, प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप हर कंट्री का है अपना अलग अलग। स्पोर्ट्स फेमस होता है, अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्रिकेट में ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा। अगर अमेरिका में कर रहे हो तो वहाँ क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप दोगे तो आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ में फुटबॉल कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें आप ज़्यादा स्पॉन्सरशिप दोगे। तो हर कंट्री में प्राइस, प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग है वो बिहेवियर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्या जाएगा, डिफरेंसेस इन ब्रांड एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कि जो प्रोडक्ट है हर कंट्री में ज़रूरी नहीं वो सेम लाइफ साइकिल में हो। किसी कंट्री में प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन में होगा, कहीं पर ग्रोथ में होगा, कहीं पर मैच्योरिटी में होगा, कहीं पर डिक्लाइन में होगा। तो जैसा कि आप पीएलसी में पढ़ चुके हो, हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको चेंज करना पड़ेगा। आप सेम है फोकस नहीं रख सकते हो। अगर किसी कंट्री में प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो वहाँ ब्रांड अवेयरनेस पे फोकस करना पड़ेगा। कहीं पर है अगर आपका ग्रोथ में है तो वहाँ पर आपको ब्रांड प्रेफरेंस पे फोकस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंसेस इन द लीगल एनवायरनमेंट। हर कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर रहे हो तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप है अमेरिका में या कनाडा में कोई भी ड्रग है, वो ड्रग है आपकी बैन है कि आप उनको टेलीविज़न पर है उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है उनका नहीं दे सकते हो। कई कंट्रीज़ में है सेल्स कॉन्टेस्ट है वो बैन है, आप वहाँ पर सेल्स कॉन्टेस्ट यूज नहीं कर सकते हो। किसी कंट्री में है वो रूल्स चेंज है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है वो ड्राइविंग में है, कार में है, स्टीयरिंग है वो राइट साइड में होता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो लेफ्ट साइड में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स में क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप सेम प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में है वो सेल नहीं कर सकते हो, हर कंट्री के लीगल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंसेस इन मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस। कि हर कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, मीडिया अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग है। तो आप सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सेम रिटेल प्रैक्टिसेस यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्री में ऑर्गेनाइज रिटेलिंग ज़्यादा है तो आप वहाँ पर ऑर्गेनाइज रिटेलिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग है तो आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग के थ्रू कराना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्री में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग दोनों है तो आपको अपने प्रोडक्ट को दोनों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा। तो हर जगह पे जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनमें क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। डेवलप्ड कंट्री में है आपको अच्छे वेयर हाउसेज मिल जाएंगे, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। लेकिन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में अगर आप अपने प्रोडक्ट को इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और लास्ट क्या है, डिफरेंसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। इन प्रैक्टिस इट मे बी डिफिकल्ट टू अचीव द कंट्रोल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट ए स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम। अगर आप पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रोडक्ट, एक प्राइस, एक प्रमोशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उसको हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हर कंट्री के अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिमांड्स हैं, लीगल एनवायरनमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लोकल ऑफिसेज ओपन करने पड़ेंगे और लोकल ऑफिसेज को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, तभी वो उस कंट्री में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बिजनेस कर पाएगा। और अगर आप एक जगह से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहोगे, पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल करना चाहोगे तो वो इजीली एडमिनिस्टर नहीं हो पाएगा। तो ये आपका एक टॉपिक था ग्लोबल ब्रांडिंग और एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल ब्रांडिंग और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग प्रोग्राम। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।